तो हमने पढ़ने राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होता है? यहाँ में हम पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। राउट्स लॉ इज अ केमिस्ट्री प्रिंसिपल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपकी नज़र में, क्या होते हैं? आर यू देयर? बेसिकली जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो हम अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, हमने राउट्स लॉ को स्टार्ट करना है। ठीक है, राउट्स लॉ की डेफिनेशन है हमें यहाँ हमारे पास। राउट्स लॉ इज अ केमिस्ट्री प्रिंसिपल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके माइंड में, क्या है इसकी इसको लेके? आइडियल जो यानी रियलिस्टिक ना हो, वेरी गुड। इमेजिनरी होते हैं, हम सिर्फ उसको इमेजिनरी हो जो। एज्यूम कर लेते हैं, असल में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम उनको चाह रहे होते हैं कि वो वैसी हों। ठीक है। It states जी that जी। the vapor pressure of each component in a mixture is directly proportional to its mole fraction in the mixture at a constant temperature. जैसे हर चीज़ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ना, इसी तरह इस राउल्ट्स लॉ में भी हम ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है। इसके सही अंदर जो भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है एक मिक्सचर में, उसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है। ये तो ठीक है मिस्ट्री है। लैंग्वेज। अब इसको कुछ सिंपलर टर्म्स में देखेंगे हम। ठीक है, सिंपलर टर्म्स में क्या है? इट डिस्क्राइब्स हाउ ईच substance in a solution contributes to its vapor pressure based on its amount in mix. ठीक है। अब ये असल में डिस्क्राइब क्या करता है कि जो एक सब्सटेंस है एक सोल्यूशन में, उसका जो वेपर प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी अमाउंट पे बेस कर रहा है। ठीक है। अगर एक सोल्यूशन में सब्सटेंस ए, उसकी अमाउंट जो है वो 70% होगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। दिस लॉ इज अच्छा। मोस्ट एक्यूरेट सही। फॉर आइडियल सॉल्यूशंस एंड हेल्प्स प्रेडिक्ट बिहेवियर इन सच केसेस। तो ये जो लॉ है हमारे पास, ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। और ये सही। हमें डिफरेंट केसेस में जो सब्सटेंसेस के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी। राउस लॉ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हुए कहीं पे भी सॉल्यूशंस की स्टडी कर रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लॉ होगा उसमें राउस लॉ होगा। ठीक है। तो इसको पेपर के सही। पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है पेपर में। सही। Raoult's law help us understand how different substances behave when they are mixed together in a solution. इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करता है ये, कि हमें ये समझने के लिए ये हेल्प करता है कि जब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो एक सोल्यूशन में इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ ये देखना है कि जो एक सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस किस तरह से बिहेव कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज की बात है ये। सही। कौन सा ठीक है। सब्सटेंस किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अंदर उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है, उस हिसाब से उसके वेपर प्रेशर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। और हम लोगों ने इसके अंदर ये देखना है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। जितना उस प्रोसेसिंग के स्टार्ट पे था, यानी कि हम सोल्यूशन क्रिएट करने लगे थे, और उसके स्टार्ट पे जो टेम्परेचर था एंड पे भी वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। सही। जिस तरह के यहाँ एक एग्जांपल ये है, लाइक व्हेन यू डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर और मिक्स डिफरेंट लिक्विड्स, कि जब पानी में हम सॉल्ट डालते हैं या कुछ डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। उसके सही। बाद जो फर्दर चीज़ है उसको देखते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल। अब इसके नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं उससे पहले मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि आपने इसमें से क्या सीखा। ठीक है। नाउ थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इन आवर एग्जाम्पल वी यूज टू लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है। ओके।
अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सोल्यूशन लिया और उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास दो लिक्विड है, ए एंड बी। अब राउस लॉ सही comes into play when these two substances are perfectly happy to hang out with each other just like good friends at a party। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने दो लिक्विड्स लिए, ए और बी लिया, अब क्या हुआ कि सही इन ए और बी ने, इनके सब्सटेंसेस थे, आपस में इंटरेक्शन शुरू की, आपस में इंटरेक्ट हुए, एक मिक्सचर की फॉर्म में आ गए, उन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया मिलके। जिस तरह के अगर एक सही दो दोस्त हों, वो पार्टी पे जाते हैं और जिस तरह से वो हैंग आउट कर रहे होते हैं, उस तरह से वो भी, मतलब फ्रेंड्स भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना। तो इसी जी जी तरह ये जो हमारे पास दो लिक्विड थे, ए और बी, इन्होंने भी आपस में बहुत मजा मजा किया, ठीक है। ये लोग भी एक पार्टी में गए सही हुए थे घूमने फिरने, तो इन्होंने भी काफी इंजॉय किया। तो अब इस पे जब ये एक सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, इनकी सब्सटेंसेस की आपस में इंटरेक्शन हो जाएगी, एक सोल्यूशन फॉर्म हो गया, तो इसके ऊपर अप्लाई सही होगा राउट्स लॉ। ठीक है। अब आपको इस सारे से क्या समझ आई? मतलब दो सब्सटेंस है, लिक्विड है ए और बी, तो हम्म। उन दोनों की वो दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे आपने हो हाइड्रोफिलिक हो जाए, जैसे एक दूसरे के लविंग होंगे तो वो आपस में मतलब रिएक्ट करेंगे। वेरी गुड। वरना अगर उनकी जो होगा, अगर वो हाइड्रोफिलिक नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से वो होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, जैसे आपने पिछली दफा पढ़ाया, तो वो हम्म। आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और अलग अलग पड़े रहेंगे, और उनको मतलब अलग भी कर सकते हैं हम वापस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि अजान हो रही है, तो उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आप बता रहे थे कि आपको क्या समझ आई है जो भी आपने सुना उससे? लिक्विड के बारे में बता रहा था, ए और बी के बारे में। ये दो अगर वो, उससे पहले बता दिया मैंने आपको कि नहीं, अगर वो हम ए आपस और में बी उन के बारे में नहीं पढ़ रहे, इंटरेक्शन, हम राउट्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राउट्स लॉ से क्या समझ आई है? राउल्ट्स लॉ यही है कि मतलब जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जितना वो सब्सटेंस होगा उतना उसका वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, तो राउट्स लॉ में हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं? उन्हीं सब्सटेंस की जो आपस में रिएक्ट करते हैं। हम्म। इसमें बेसिकली ना हम सॉल्यूशंस की स्टडी कर रहे होते हैं, तो सॉल्यूशंस के आगे से जिस तरह होते हैं ना, हम हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग की सब हेडिंग्स होती हैं, इसी तरह हम सॉल्यूशंस की स्टडी कर रहे होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसी तरह से इनडायरेक्टली हम सब्सटेंसेस का कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? सॉल्यूशन की। सोल्यूशन सही है। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे कुछ स्टेप्स में, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। Let's talk about vapor pressure. Imagine you have a sealed container with some of our liquid mixture inside। कि हम लोगों ने कंटेनर लिया और वो सील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर जो सही है। है कुछ लिक्विड मिक्सचर जो उसके अंदर मौजूद है। सम ऑफ द लिक्विड विल सही है। evaporate एंड टर्न इनटू वेपर। उसमें से क्या हुआ कि कुछ लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और एवेपोरेट कर गया। वेपर प्रेशर इज लाइक enthusiasm of these molecules to escape into the air। लेकिन अब जिस तरह के वो सील्ड था, तो उसके अंदर से वेपर प्रेशर जो था, जब वो वेपर्स बन भी गए तो भी वो वहां से बाहर तो नहीं निकल सके, एयर में जी जी, एस्केप वो तो नहीं बन हो सके ना। Some नहीं। substances have high vapor pressure, meaning they are eager to turn into vapor। कुछ जो सब्सटेंसेस थे उनका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा था और वो ज्यादा से ज्यादा जो था काफी कम टाइम में वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। While जी others जी have lower vapor pressure, indicating they are a bit more reluctant reluctant to escape into air। अब जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा था, वो कम टाइम में जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और जिनका वेपर प्रेशर कम था, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुए और ना ही वो एयर में escape हुए। वेपर जी प्रेशर जी में सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि जो जिनका वेपर प्रेशर जो होता है जिन भी सब्सटेंसेस का वो ज्यादा होता है, तो वो उतनी ही जल्दी जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिनका वेपर प्रेशर कम होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते और
और ना ही वो एयर में एस्केप होते हैं। वेपर्स नहीं होंगे तो एयर में एस्केप किस तरह से होंगे? सही है। और इसके अलावा ये उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी अमाउंट कितनी है सब्सटेंस की। अब हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Now, when we say directly proportional, it means that if we increase the fraction amount of one component in solution, वही वाली बात आ गई अमाउंट की कि जब हम उसके अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, the vapor pressure of that component will also increase. तो उस सही। कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा. It's like saying if you invite more friends to party, the party's energy level goes up. समझ आइए आपको इस एग्जाम्पल से सही है, समझ रहा हूँ। कि जब दोस्त ज़्यादा होंगे पार्टी में तो उनका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा, फिर आप उतना ज़्यादा जी एंजॉय जी। करेंगे. इसी तरह जब एक सोल्यूशन में एक सब्सटेंस ए की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगी तो उससे उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा. डायरेक्ट रिलेशन आ गया सही उनका. आगे बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की. है। The fraction of component is simply how much of it is in the mixture compared to the total. For instance, if we have 50% liquid of A and 50% liquid of B in our solution, the fraction of each is 0.5. बेसिकली इसके अंदर भी हम सिर्फ उसकी अमाउंट की ही बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल दे दी कि ए और बी दो लिक्विड्स हैं और वो 50-50% जो है सोल्यूशन में मौजूद है. सही है। So, in particular terms, Raoult's law tells us that when we have a mixture of two substances that really like each other, like good party friends, the vapor pressure will behave in a predictable way. If one of them becomes more dominant in mixture, like more friends favoring a particular drink at a party, its vapor pressure will increase accordingly. अब ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली कि अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. हम्म, अब सही है। दो सब्सटेंसेस थे ना, अब हम लोगों ने ऊपर बोला कि दोनों 50-50% है, तो मतलब कि सही है। उनका जो फ्रैक्शन हुआ वो 0.5 हुआ और वो दोनों ही एक जैसे थे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था और लगा ये समझ लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनका जो वेपर प्रेशर था वो भी सेम था. सही है। तो अगर अब इनका वेपर प्रेशर सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर हम इन दोनों में से एक ठीक ही है। अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो डोमिनेट कर जाती है. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बी की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, बी यहाँ पे हम सही लोगों है। ने 70% कर दिया, तो अब वो ए को डोमिनेट कर गया और जब उसने डोमिनेट किया हम्म, तो उससे क्या हुआ कि उसका वेपर प्रेशर जो था वो और ज़्यादा हो गया. जाहिर है कि उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, इस वजह से उसका वेपर सही। प्रेशर भी ज़्यादा होगा. जिस तरह यहाँ एक ठीक है। एग्जांपल दी हुई है, लाइक मोर फ्रेंड्स फेवरिंग अ पार्टिकुलर ड्रिंक एट अ पार्टी. कि अब बहुत सारे दोस्त गए हैं और वो जी। कहें कि मैंने पेप्सी ही पीनी है. सारे दोस्त बोले 10 गए हैं तो उसमें से 7 कह रहे हैं पेप्सी पीनी है. तो उतना स्प्राइट को नहीं करेंगे कि भाई 3 लोगों के लिए स्प्राइट अलग से है, तो उनको भी मजबूरन जिसे कहते हैं कि पेप्सी ही पीनी पड़ती है. जी ठीक हो जी। गया. तो इसी तरह ये इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसका ऊपर भी जिस तरह बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पे भी ये है कि अगर हम लोग अमाउंट को ज़्यादा कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो से मतलब जितनी हम लोगों ने पीछे 2-3 स्लाइड्स पढ़ी हैं उस सारे में से आपको क्या समझ आई है? ये यही पे राउल्ट लॉ में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हम्म. और जितनी अमाउंट होती है क्या एक हम सिर्फ आइडियल सोल्यूशन solution- की स्टडी करेंगे? अपना माइक थोड़ा सा करीब करके बोले. जी मैंने कहा क्या हम सिर्फ आइडियल सोल्यूशन की स्टडी करेंगे, इसके अलावा किसी सोल्यूशन की स्टडी नहीं होगी? जी जी, आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे पीछे तो लिखा हुआ था कि राउट्स लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोल्यूशन की स्टडी के लिए और आप कह रहे हैं सिर्फ आइडियल सोल्यूशन की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल सब्सटेंस के लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं राउल्ट लॉ।
थोड़ा था ना, आपने इसको गौर से पढ़ना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने इसके अंदर जैसे कहते हैं ग्राफिक्स को ज़्यादा ऐड नहीं किया। इसके अंदर जो है वर्डिंग ज़्यादा ऐड की गई है इसकी स्लाइड्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। तो इसको आपने बड़े गौर से और बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको बहुत ईज़ी करके बताया है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से आपको जी जी। रिवाइज़ करवा देती हूँ, क्योंकि अब फर्दर जो है हम लोगों ने इसकी इक्वेशन देखनी है। देखिए, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, उसको सिंपली मैं लेके चलूँगी कि हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, उनका जो वेपर प्रेशर था, वो उनकी अमाउंट पे बेस कर रहा था। ठीक है? यही पढ़ा है ना सही है। हमने अब तक। जी। और और इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। इम्पोर्टेंस क्या थी कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस, कि यहाँ पे कहीं आइडियल का वर्ड है? नहीं नहीं, ऊपर लिखा हुआ है राउल्स लॉ इज द केमिस्ट्री प्रिंसिपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, ये प्रिंसिपल केमिस्ट्री प्रिंसिपल है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं ना सॉल्यूशंस की स्टडी के लिए, बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये सही सिर्फ है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए नहीं, ये जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? सही। उसके बाद बेसिकली हम ये देख रहे थे कि उस सॉल्यूशन में कौन-कौन से पार्टिकल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टिकल्स हों, उससे ज़्यादा भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है? तो वो उस जी जी। सॉल्यूशन में किस तरह से उनकी अमाउंट कितनी है, उनका वेपर प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, ये चीज़ देखेंगे हम। सही। तो हम ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनको माइंड में रखना है, और अगर इसको गौर से ध्यान से पढ़ के देखेंगे ना, तो सिर्फ वही 1-2 पॉइंट्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, वही हो जैसे रहे हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो जो डोमिनेंट हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। डोमिनेंट कैसे होगा? क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ आगे अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, और उसकी फ्रैक्शन, मतलब ऊपर फ्रैक्शन अमाउंट सेम चीज़ कह दिया हम लोगों ने, लेकिन ये है कि उसको हम लोगों ने पॉइंट में कर दिया, परसेंटेजेस में बता दिया। ठीक है? सिर्फ ये चीज़, इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसकी थोड़ी बहुत इक्वेशंस है जिसको याद करना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक ठीक है। दफ़ा अच्छे से बंदे ने पढ़ी होगी ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अब आगे सही। देखते हैं। बट रिमेंबर, इन रियल लाइफ नॉट आवर सॉल्यूशंस आर परफेक्ट। जैसे अभी आपने बोला ना कि मैंने आपसे पूछा, आपने कहा आइडियल सॉल्यूशंस, तो ये आपकी उसी सवाल का जवाब है, बल्कि आपके जवाब का जवाब है कि रियल लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता ना, इसी तरह कोई सॉल्यूशन भी परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ हम एज्यूम करते हैं। ठीक। जस्ट लाइक नॉट ऑल पार्टीज गो एग्जैक्टली एज प्लान्ड। हमेशा हम लोग बर्थडे पार्टीज भी प्लान करते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं जाती। हम जिंदगी में भी सोचते हैं हम आगे फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता। इसी तरह केमिस्ट्री में भी बात की जाए तो सॉल्यूशंस भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते, उन्होंने अपनी मर्जी से चलना सही है। होता है। ठीक है? समटाइम्स दी सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन हैव preferences and they don't mix as perfect as we would like them to. अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, जिस तरह अब प्रैक्टिकल्स किए होंगे, मैट्रिक में भी किए होंगे आपने, तो जी जब जी। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम कह रहे होते हैं कि हमने 100 ग्राम ये लिया, 50 ग्राम ये लिया और इसको मिक्स किया, तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया 150 ग्राम। क्या रियल लाइफ में भी 150 ग्राम ही बनता है? नहीं, कुछ यूज भी होता है, कुछ उसमें वेपन्स में तब्दील भी हो जाता है। कुछ वेपर्स में भी तब्दील हो जाता है, और कुछ होता है कि जब हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं तो वो गिर भी जाता है अक्सर, क्योंकि जी, फर्स्ट टाइम गिर जो भी कर जाता रहे है। होते हैं उनसे गिर भी जाता है। तो इसलिए वो जी। कभी भी किसी भी केस में 150 ग्राम एग्जैक्टली नहीं बनता। ठीक है? सही। तो इसी तरह ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सोल्यूशन हमारे माइंड में जो होता है ना, उसको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होता। जब हम रियलिटी में वर्किंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जी। स्टडी करें ना, तो आपके लिए आपने एक बुक पढ़ी, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, तो भी अभी मतलब इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपकी फील्ड की आपको नहीं पता। लेकिन जब एक फील्ड में आ जाएँगे, सही। वहाँ पे जो बुक्स पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं वो रिलेट करेंगे लाइफ के साथ कहीं भी।
माइंड स्ट्रेटजी सेट होगी कि नहीं नहीं ये रिलेट करती हैं, लेकिन बिल्कुल रिलेट नहीं करती. प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट. दैट्स व्हेन वी सी डेविएशन. अब ये देखें, ये राउंड लॉ है, इसके अंदर ये प्योर सॉल्वेंट का एक सोल्यूशन है, और ये इसमें दिखाया गया है कि ये वेपर प्रेशर है. ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना यहाँ पे इनके दरमियान, इसको वेपर प्रेशर हम लोगों ने कहा है. इसी तरह ये सोल्यूशन का आ गया, तो सोल्यूशन में भी ये वेपर प्रेशर है, ये एम्प्टी स्पेसेस जो है. सही है। आगे चलते हैं. आगे ये हमारे पास इसकी ना इक्वेशन आ गई है. हम लोगों ने इसमें इक्वेशंस जो फॉर्म करनी है ना, वो डेरिवेशंस वगैरह, उसको देखते हैं. ये देखें, ये हम लोगों ने पहले इंडिकेट कर लेते हैं चीज़ों को, कौन कौन सी क्या चीज़ है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसको हम ना पी के ऊपर ये छोटा सा डॉट है, ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये वाला सही है। छोटा सा एक डॉट है, जी जी। इसको हम नॉट बोलेंगे, पी नॉट. उसके बाद मोल फ्रैक्शन सही। ऑफ सल्यूट आ गई x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गई x2, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास ये स्मॉल पी आ गया, थोड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, स्मॉल पी आ ये गया. मोल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वो मैं आपको आगे फर्दर चल के बताती हूँ. पहले आप ठीक इस है। इक्वेशन को समझ लेना, फिर मैं आपको बताती हूँ. बाकी भी आप पीछे से एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको आपकी कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप मेरे से पूछ लें. ठीक है। और इसने फिर से रनिंग आउट ऑफ टाइम बोल दिया. अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं. मोल फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया. ठीक है, ये हम लोगों ने इसको इंडिकेट कर दिया. सही। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के. ठीक है। फ्रैक्शन हम लोगों ने पीछे किसको बोला था? जी हम लोगों ने पीछे, आपने पूछा ना मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जी। जी। हमने फ्रैक्शन पीछे किसको बोला था? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट। हम्म, वेरी गुड. तो मोल बेसिकली क्या होता है, यूनिट होता है. वो यूनिट होता है एटम हाँ, वगैरह तो का। ये क्या आ गया मेरे पास, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन. अच्छा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे नहीं समझ. अब देखें, अब यहाँ पे आप इसको मोल फ्रैक्शन ना बोलें, आप इसको यूनिट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ही बोल लेते हैं. ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको हम कंसंट्रेशन बोल लेते हैं. ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के. ठीक है। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. और फिर जब हम लोगों ने इसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको, जब हमने इसको हटाया यहाँ से, तो यहाँ हमारे पास आ गया तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट ऑफ आ प्योर जाएगा। सॉल्वेंट. हमने इस प्रोपोर्शनल की जगह पे उसको लिख दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो गई. ठीक है। अब जब हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस किया ना, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया. ये मतलब एक फॉर्म्ड ये किस इक्वेशन चीज़ है का हमारे पास. है? ये ये हम पी लोगों ने, जो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। हाँ जी, हाँ जी, वहां से हम पी गुजर रहे थे, हम पी थोड़ा आगे आ हाँ, गए. वो कौन सा पी है और ये पी नॉट कौन सा पी है? पी नॉट हमारे पास, अंडर के। जब हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया ना, तो उसकी जगह हम लोगों ने पी नॉट प्लेस कर दिया. नहीं, हाँ, ये तो पी नॉट होगी सॉल्वेंट का, तो ये यहाँ पे पी किस चीज़ के इक्वल है? पी ये हमारे पास सोल्यूशन है. प्योर सॉल्वेंट है ना? जो स्मॉल पी है वो हमारे पास सोल्यूशन है, ये देखें. ये ऊपर अच्छा, पहले ही हमने तो इन चारों ठीक है। चीज़ों को जो है इंडिकेट कर वो दिया. सॉल्वेंट क्या है? हाँ, जो नॉट वाला है वो सॉल्वेंट है, और जो स्मॉल पी है ठीक है। वो हमारे पास सोल्यूशन का है, वेपर प्रेशर. सोल्यूशन ठीक है। ठीक हो गया. उसके बाद सही। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन थी, x1 प्लस प्लस x2 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब था कि यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे हमारे पास था x1,
ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट था हमारे पास। अब हम लोगों ने इस x1 की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह हम सिंपली मैथ्स में करते हैं। ठीक है, सही तो है। हम मैथ्स तो इजी है ना, वो तो आपको आता है ना। जी जी। हाँ, तो ये x1 इधर ही रहा, और ये जो x2 था ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये वाली यहाँ पे 1 किस चीज की माइनस वैल्यू डाली है? x2। हाँ जी, x2 को सेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 1 कैसे आया? ये ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, बुक में दी हुई है। अच्छा। हाँ जी, ये ऑलरेडी दी हुई है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके ना, इसको रीऑर्डर करके हम लोगों ने x1 की वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन में इस x1 की वैल्यू को पुट कर दिया, और उसके अच्छा बाद ये ठीक जो है। पी नॉट था इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर किया तो पी दीजिए। नॉट आ गया, इसको x2 से किया तो ये माइनस पी पी नॉट नॉट x2। x2 आ गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रीऑर्डर किया है इस जगह पे आके, इस पॉइंट पे। इसको साथ साथ नोट नोट करते जाए, जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे हम लोगों ने रीऑर्डर किया वहाँ पे छोटा सा करके लिख लें कि हमने रीऑर्डर किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज ये वाला यहाँ पे रहने दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये इस साइड पे चला गया, ये इस साइड पे आ गया, पी नॉट अपनी जगह पे रहा। ठीक है। ये यहाँ पे सही। पॉजिटिव का था, यहाँ पे आया नेगेटिव का हो गया, ये यहाँ नेगेटिव का था, यहाँ पे नेगेटिव। गया पॉजिटिव का हो गया। रीऑर्डर कर लिया। ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये भी हमारे पास बुक में ऑलरेडी दी हुई है कि जो पी नॉट है वो माइनस पी स्मॉल जो है, ये दोनों इक्वल होते हैं डेल्टा पी के। ठीक है। जैसे अक्सर हीट के लिए भी हम लोगों ने डेल्टा एच पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना, इसी तरह ये वेपर प्रेशर में हमारे पास डेल्टा पी आ गया। ठीक है। अब इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने डेल्टा पी लिख दिया, और ये हमारे पास एक और इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो गई। अब इस ठीक है। सारी में नोट करके देखना है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हम्म। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वेरी गुड। अब देखें, अब ये हम लोगों ने एक और इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, एक और इक्वेशन क्रिएट करनी है। उसके लिए हम लोगों ने x2 को यहीं पे रहने दिया, डेल्टा पी भी यहीं पे था। ये पी नॉट इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये दूसरी साइड पे दोबारा चला से गया, डिवाइड होगा। और ये उसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड होने लग गया, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जो भी इससे रिलेटेड जैसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए ये स्टार बना अब हुआ ये है। डेल्टा भी किसको कहेंगे? डेल्टा पी हम कहेंगे पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये देखें साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। अच्छा नहीं, इसको जैसे वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x2 है, इस तरह ये किसको कहेंगे? ये हम बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा पी। यानी कि उस वेपर प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही है, डेल्टा बोलते हैं चेंजिंग को, और पी हम यूज करें वेपर जी प्रेशर जी। के लिए, तो इसलिए वेपर प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही है वो किसके इक्वल होगी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के। सही है। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं और वो दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे वोलेटाइल से मतलब? वॉलेटाइल मतलब कि, बताती हूँ आपको। वॉलेटाइल का जो है ना, ये वेपोराइजिंग से निकला है, कि जितनी जल्दी एक चीज वेपोराइज हो रही है ना, वो उतनी ही वॉलेटाइल है। जिस तरह अक्सर वो स्प्रिट यूज की जाती है ना, कहीं पे भी चोट लग जाए तो पहले उस चीज उस जगह को, जख्म को साफ करने के लिए हम स्पिरिट का यूज करते हैं, तो वो भी इतनी सही। कितनी जल्दी वेपोरेट हो जाती है। एक कूलिंग ठीक क्रिएट है। होती है और वो उसी हायर टाइम पावर एवेपोरेट हो प्रेशर। जाती है। यहाँ अक्सर नेल पॉलिश रिमूवर देखा होगा, वो भी अगर उसका भी कैप खुला रह जाए तो वो अपने आप एवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ही। जी जी। तो हायर इस, पावर प्रेशर। हाँ जी, हायर वेपर प्रेशर। हाँ, उसका जो वेपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हायर होता है, और वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ही।
अब इस तरह के काफ़ी और भी सही सब्सटेंसेस हैं, कुछ और भी केमिकल्स हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है? अब सही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं, ठीक है? मैंने मतलब ए और बी रखा हुआ है, लेकिन इससे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ 2 हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 3-4 जितने भी हों ना सब्सटेंसेस वॉलेटाइल नेचर के, ये सारी इक्वेशंस उसके लिए, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे पी ए और प्लस पी बी है, ठीक है? अच्छा इसकी सिर्फ एक जगह मिनट दे, मैं बेल बज रही है तो मैं दरवाजा खोलता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ। मुझे आपकी समझ नहीं आई। बेल बज रही है तो पता नहीं कहीं अच्छा, है बाहर। ओके, आप कंटिन्यू करें। ये देखें वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब जब हम लोगों ने इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? तो इसी तरह उस सॉल्यूशन सही में है। जितने सब्सटेंसेस होंगे ना, उस सब के लिए आपने यहाँ पे खुद से एक इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, ठीक है? सही है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है, इसकी हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक ये है। देखें, ये पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पी नॉट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ ठीक। प्योर सॉल्वेंट आ गया ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। लेकिन यहाँ पे क्या सल्यूट ही आएगा?